अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम महमूद अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी। हमारा जो आज का टॉपिक है एमडी कैट सेल बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर है। इस पे मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एमसीक्यूज बन सकता है कि ऑर्गेनेलिस की डिस्कवरी किस किसने की। अगर हम देखें, राइबोसोम को डिस्कवर किया पैलेट ने, सेंट्यूल को डिस्कवर किया एडवर्ड वैन बेंडन ने, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया रिचर्ड आल्टमैन ने, गोल्गी ऑपरेटस को डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, लेकिन केथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लार्क एक्सेट्रा। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम को डिस्कवर किया डी ने। तो ये ऑर्गेनेलिज है, ये इसकी डिस्कवरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा जरूर देखिएगा, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को अक्सर पता ही नहीं होता कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं। बच्चे तकरीबन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज है ना, उन तमाम को डबल मेम्ब्रेनस ही कहते हैं, जबकि जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। मैंने स्लाइड पे मेंशन भी कर दिए। और जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है, पैरोक्सिसोम है, ग्लाइओक्सिसोम है। और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनेलिज जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम हो गई, इसकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल्स हो गई, इसकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोस्केलेटन इसकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कौन से हैं। तो बेटा एक एमसीक्यू इसके अंदर से भी बनते हैं, इसको जरा गौर कीजिएगा। देखिए बेटा, सेल बायोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट के, सेल के अंदर किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों को पता है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल फैल कर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो ब्रीथिंग का अमल है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अगर आप कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम करें तो परफ्यूम की जो मॉलिक्यूल है पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं, तो ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद कुछ बच्चे ना, उनको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में ना फर्क महसूस नहीं होता। ऑस्मोसिस में पहले आपको एक चीज पता हो, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। बेटा सॉल्वेंट कहते हैं पानी हो गया, दूध हो गया, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जब इसी सॉल्वेंट के अंदर, इसी पानी के अंदर हम कोई चीज मिक्स करते हैं, नमक मिक्स कर लिया, चीनी मिक्स कर ली, ग्लूकोज मिक्स कर लिया, तो ये सोल्यूट हो गया, यानी कि पानी सॉल्वेंट हो गया और ग्लूकोज या चीनी या नमक उसमें डाला, वो सोल्यूट हो गया। इनको मिक्स किया तो ये क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। सबसे पहले तो आपको ये बताओ। अभी होता क्या है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये तो आपको पता है ना कि पानी हमेशा वहां मूव करता है जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी यही है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं किडनी डायलिसिस में। और नीचे मैंने सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी दे दी है कि सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सोल्यूट मिक्स होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, देखें ये एक तरफ वाटर के मॉलिक्यूल है और एक तरफ ये शुगर के मॉलिक्यूल है। अभी शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल शुगर के मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पानी हमेशा वहां मूव करता है जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो ये ऑस्मोसिस का था, इसको देख लीजिएगा, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। अब डिफ्यूजन के बाद बात यह कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट दाखिल नहीं हो सकते। तो ये जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन है, जो चैनल प्रोटीन है, ये कैरियर मीडिएटेड, ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं और ये मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के गुजार कर या तो सेल के अंदर लेके जाते हैं या सेल से बाहर लेके जाते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि चैनल प्रोटीन क्या करती है, मॉलिक्यूल्स की हेल्प करती है, मॉलिक्यूल को सपोर्ट करती है, उनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके आती है या सेल मेम्ब्रेन से बाहर लेके जाती है।
आप कह सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन विच molecule move from the higher concentration to lower concentration with the help of protein is called facilitated diffusion. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन से ग्लूकोज हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, जब इन्होंने गुजरना होता है तो ये चैनल प्रोटीन के थ्रू गुजरते हैं, तो इनको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर देखें मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डायग्राम भी बना दी है। ये हायर कंसंट्रेशन है, ये नीचे लोअर कंसंट्रेशन है, ये चैनल प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं आपको बल्कि स्पॉटलाइट से ना आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये चैनल प्रोटीन है, देख रहे हैं आप, ये चैनल प्रोटीन है, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। मॉलिक्यूल ने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर आना है तो ये इस चैनल प्रोटीन के अंदर से आएगा, और ये पूरी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल प्रोटीन लगी है। तो ये प्रोटीन क्या प्रोवाइड करिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब बात है एंडोसाइटोसिस की क्या है। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी फूड का पार्टिकल जब सेल की मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होता है, देखिए ना ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनगल्फ होती है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनगल्फ होती है तो वो मॉलिक्यूल को भी अपने अंदर साथ ले जाती है, और अंदर ना एक वैक्यूल सा बनता है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मॉलिक्यूल come in contact with the cell membrane engulf in the inner side in the form of vacuole. The process is called endocytosis. अभी एंडोसाइटोसिस में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं, उनको इनगल्फ करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो ये एक फेगोसाइटोसिस की एग्जांपल है। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल, आयन, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो सेल के अंदर दाखिल होते हैं उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस द इनटेक ऑफ मटेरियल along the enfolding of cell membrane in the form of vacuole is called endocytosis. There are two type of endocytosis, phagocytosis, पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल सेल की बॉडी में अंदर दाखिल होता है, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब लिक्विड मटेरियल सेल की बॉडी में दाखिल होगा तो उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे लास्ट में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल और डिफरेंशिएटेड सेल में क्या फर्क है। बेटा, अनडिफरेंशिएटेड सेल ऐसे सेल होते हैं जो स्टेजेस के साथ चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग सेल की बात करूँ, एक टाइम पे वो एग है, जब उसके साथ स्पर्म मिलेगा तो वो जायगोट बन जाएगा, जायगोट के अंदर चेंजिंग आएगी तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन आएगी तो इसके अंदर प्रोसेस मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस आएंगी, मरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। तो इसका मतलब है ये सेल एक फॉर्म में नहीं है, पहले एग था, फिर जायगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना। तो ऐसे सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, और इनके न्यूक्लियस के अंदर 30,000 पोर्स होते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, जैसे कि रेड ब्लड सेल, अब रेड ब्लड सेल ही है, इसने आगे मजीद मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं जाना, तो इसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। ऐसा सेल जो पहले से कंप्लीट हो उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, और ऐसा सेल जिसके अंदर डिफरेंशिएशन होती जाए, जैसे कि पहले एग था, फिर जायगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, तो ऐसे सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। और ऐसे सेल जो मुकम्मल तौर पर डिफरेंशिएटेड हो, जैसे कि रेड ब्लड सेल, उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर 3 से 4 पोर्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर 30,000 पोर होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। ये कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखता है। दूसरा एमसीक्यू है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि इन्वॉल्व होता है लीवर सेल के अंदर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये आपको पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आप देखें डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ाया है आपको डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है या क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया कहेगी। ये नीचे न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ, अगर न्यूक्लियस होता तो फिर ऑप्शन होता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं आपको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर F1 पार्टिकल होते हैं, तो वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। आपको पता है बैक्टीरियम की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, यहाँ पे ऑप्शन बैक्टीरिया का आएगा। उसके बाद है कि स्पिंडल फाइबर के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किस तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे।
उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फोल्डिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। उसके बाद आप देखें कौन से ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। देखिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट कौन सा है, तो ये पता है आपको, साइटोसोल होगा। फिर है कि which of the following modify the protein and lipid by adding the carbohydrate। आपको पता है गोल्गी apparatus क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाइड करता है। सपोज एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने या कोई भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको गोल्गी apparatus के पास भेजता है। गोल्गी apparatus उसके गिर मेम्ब्रेन लगाता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है और वो मॉलिक्यूल मजीद मॉडिफाइड होते हैं या वो सेल से बाहर जाते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, पर उसकी मॉडिफिकेशन गोल्गी apparatus करता है। आपने स्टोरेज डिजीज पढ़ी होगी, उसमें से एक डिजीज ये भी है टे सैक डिजीज। टे सैक डिजीज में क्या होता है कि ब्रेन के सेल्स के अंदर ना लिपिड के मॉलिक्यूल जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब लिपिड के मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो म्यूटेशन की वजह से नहीं होता लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन सेल के अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल जमा होते हैं और वो लिपिड डिग्रेड नहीं होता क्योंकि एंजाइम ही मौजूद नहीं होता। तो इस तरह की डिजीज को हम टे सैक डिजीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है पेशेंट की, उसकी डेथ भी हो जाती है। ये आपने पढ़ी होगी लाइसोसोमल डिजीज। उसके बाद आपको पता है कि फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ बनता है। आपको पता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी apparatus के अंदर एक वेसिकल बनता है, उस वेसिकल से फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। ये फ्रेगमोप्लास्ट प्लांट के अंदर बनता है और सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। फिर एक ऊपर वाला एमसीक्यू है ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए। ये आपको पता है ये राइबोसोम के अंदर आता है, इसको हम पॉलीसोम, इसका एग्जांपल है इसकी ऑप्शन पॉलीसोम। फिर आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है जो कि इनफोल्डिंग है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टी बोलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लाजमी देखिएगा। आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर जो स्टोरेज डिजीज है वो कौन सी है बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 हो गया, टे सैक डिजीज हो गया, पम्पी डिजीज होगी। तो ये वो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होती है, इनको हम स्टोरेज डिजीज भी बोलते हैं। ये कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये क्यों होती है, अकामुलेशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोलिपिड। अब आपको पता है कि हम दूसरा इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन विस्कस भी होता है, नॉन विस्कस भी होता है। कोलाइडल सोल्यूशन में लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, उसको जो विस्कस पार्ट उसको हम जेल बोलते हैं और जो नॉन विस्कस पार्ट उसको हम सोल बोलते हैं। ये एमसीक्यू बनता है। साइटोप्लाज्म का जो लिविंग कंटेंट है, देखिए ना, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों लिविंग कंटेंट है। अगर आप उसको इकट्ठा कर ले तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द एमआरएनए, आपको पता है इसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। 6 है आउटर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी, अगर वो कन्वेक्स फॉर्म में तो इसको हम फार्मिंग फेज कहेंगे। और गोल्गी वेसिकल कैसे बनता है, आर फॉर्म बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बड बनती है, उस बड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है तो ये क्या बनाते हैं, गोल्गी वेसिकल बनाते हैं। उसके बाद आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अगर हम इसकी बात करें ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आएंगे। इसको मैं थोरली दोबारा बताऊंगा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि इसकी डिटेल आपको पढ़ाना जरूरी है। और इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फोलिपिड, एमसीक्यू। रेड ब्लड सेल्स का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, 4 मंथ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। डाउन सिंड्रोम एक नॉन डिसजंक्शन है, ये 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर होती है। इस पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ना फेज फेज में जो क्रोमोसोम होती है उनकी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती है, उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आपको ये तो पता है, ये लास्ट एमसीक्यू है, इसमें क्या होता है लाइसोसोम के एंजाइम कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एंजाइम बनते हैं लाइसोसोम के। ये एंजाइम गोल्गी apparatus के पास जाते हैं, गोल्गी apparatus इन एंजाइम को मॉडिफाई करता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये मेरा आज का जो लेक्चर था एमडी कैट के ऊपर था, लेक्चर 2 था। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, आपको हम एमडी कैट का
पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। हमने ये सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अगले लेक्चर का हमारा इंतजार कीजिएगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।